बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। मिडल ईस्ट में पोम्पियो का तूफानी दौरा शुरू, यरूशलेम में इस्राएली लीडर्स से मुलाकातें। पोम्पियो सूडान, बहरीन और यूएई भी जाएंगे। डील ऑफ द सेंचुरी और इसराइल के साथ ताल्लुकात अहम मौजू। क्राइस्ट चर्च हमलों का मुकदमा शुरू, सरकारी वकील ने कहा हमला आवर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। सऊदी अरब के साथ इख्तिलाफात दूर करने के लिए पाकिस्तान की कोशिश, कुरैशी ने कहा रियाद ने कर्ज वापस नहीं मांगा। गाजा में हमले जारी, इसराइल के फौजी ओहदेदार सुलह की कोशिशों के लिए कतर पहुंचे। फिलिपाइन में बम धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना, मुस्लिम मिलिटेंट्स पर शुबा। न्यूजीलैंड में कोविड लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जैसिंडा आर्डन ने 2020 को बहुत बुरा साल करार दिया। हिंदुस्तान में 61,000 से ज्यादा नए कोविड केस, तेलंगाना में 1800 नए मामले। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तू मैं, सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश। राहुल गांधी नाराज लीडर्स पर बरस पड़े, खत की टाइमिंग पर उठाया सवाल, कहा बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मिडिल ईस्ट का अहम दौरा शुरू किया है। यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब हाल ही में यूएई ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए और कहा जा रहा है कि बाज़ दूसरे अरब मुल्क भी यूएई के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। पता चला है कि पॉम्पियो सदर डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी के सिलसिले में ये दौरा कर रहे हैं। पॉम्पियो के अलावा ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर भी मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। 5 दिन के दौरे के पहले दिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो सबसे पहले यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और मौजूदा हालात पर बातचीत की। आने वाले दिनों में वो सूडान, बहरीन और यूएई का दौरा करने वाले हैं। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट के तमाम इत्तेहादी जल्द से जल्द इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन बात है वो ये है कि तमाम मुल्क ईरान के ताल्लुक से खौफजदा हैं। यरूशलेम में पॉम्पियो ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सिक्योरिटी हालात का जायज़ा ले रहे हैं। पॉम्पियो ने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गाबी एश्केनाज़ी और डिफेंस मिनिस्टर और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बेनी गेंट्स और दूसरों से भी मुलाकात की। हाल ही में ओमान और बहरीन ने अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और यूएई के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम होने पर खुशी का इजहार किया था। फलस्तीनी इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के यूएई के फैसले से खुश नहीं हैं और इसे पीठ में छुरा घोंपने के बराबर करार दे रहे हैं। इस दौरान मुजाहिमती तंजीम हमास ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल यूएई डील से फलस्तीनियों के खिलाफ जराइम और खिलाफ वर्जियों में और मदद मिलेगी। हमास ने इलाकाई और आलमी लीडर से कहा कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और गाजा की नाकाबंदी ख़त्म कराएं। गाजा 2007 से नाकाबंदी का शिकार है। हालिया अरसे में हमास और इसराइल की झड़पों में इजाफा हुआ है। अमेरिका में यूएई के सफ़ीर ने एक इसराइली अखबार में लिखते हुए कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के फैसले से मिडल ईस्ट का इलाका जंगों और दुश्मनियों की बदनुमा विरासत से आगे बढ़ेगा और अमन, उम्मीद और खुशहाली की तरफ जाएगा।
ایسا کہا جا رہا ہے کہ سوڈان بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ پومپیو بحرین کا دورہ کرتے ہوئے کراؤن پرنس سلمان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ یو اے ای جائیں گے جہاں وہ وزیر خارجہ سے بات چیت کریں گے۔ سعودی عرب نے حال ہی میں کہا تھا کہ اگر فلسطینیوں کے لیے ایک الگ ریاست بن جائے تو وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ موراکو کے وزیر اعظم نے کشنر کے دورے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم سعد بن العثمانی نے اپنی اسلام پسند پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں اسرائیل فلسطینیوں کے حقوق توڑنے کے لیے اور زیادہ جرأت مند ہو جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی 2 مسجدوں میں 2019 میں حملہ کرتے ہوئے 51 لوگوں کو ہلاک کرنے والے شخص نے اچھی طرح سے مشق کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچائے۔ قاتل کے خلاف مقدمے کی سنوائی شروع ہوئی جس کے دوران سرکاری وکیل نے یہ بات بتائی۔ برینڈن ٹیرنٹ نامی حملہ آور نے قتل کے 51 الزامات کو قبول کر لیا۔ اسے ہتھ کڑیاں پہنا کر قیدیوں کے لباس میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سنوائی کے دوران وہ کرائسٹ چرچ حملوں میں بچ جانے والوں اور مرنے والوں کے رشتہ داروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ٹیرنٹ نے اپنی گرفتاری کے بعد پولیس کو بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بیرونی حملہ آور قرار دیا۔ اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ وہ اور زیادہ جانیں نہیں لے سکا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مسجدیں جلانا چاہتا تھا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ حملہ آور ایک تیسری مسجد میں بھی حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حملہ آور کو قصور ثابت ہونے پر اپنی پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا اور اسے بیل بھی نہیں ملے گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو اب تک نیوزی لینڈ میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس موقع پر کرائسٹ چرچ حملوں کے متاثرین کے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ حملہ آور نے مسجدوں کے نقشے اور مسجد میں اندر جانے اور باہر نکلنے کے راستوں کی تصویریں جمع کی تھیں۔ کرائسٹ چرچ حملے میں جاں بحق ایک نوجوان کی ماں نے عدالت میں حملہ آور سے کہا کہ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ تم نے انسانیت کا خون کیا ہے۔ 51 لوگوں کا خون بہانے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ فلپائن میں بم دھماکوں میں کم سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ساؤتھ فلپائن میں ہونے والے ان حملوں کے لیے مسلم ملیٹنٹس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی سخت چوکسی کے باوجود یہ حملے کیے گئے۔ مرنے والوں میں 5 سپاہی شامل ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک خودکش حملہ آور عورت تھی۔ یہ کارروائیاں یولو علاقے میں کی گئیں۔ سیریا میں گیس پائپ لائن میں دھماکے کے بعد ملک کے کئی حصوں میں بجلی چلی گئی۔ یہ دھماکہ ادرا اور دمیر علاقوں کے بیچ ہوا۔ سیریا کی وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ یہ دھماکہ دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتا ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ میں اسرائیلی فوج نے اپنے حملے جاری رکھے۔ ان حملوں میں خان یونس ٹاؤن میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران مغربی کنارے کے الخلیل یا ہبرون شہر میں یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی بستی میں گھس کر حملے کیے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل کے اعلیٰ فوجی عہدیدار نے قطر کا دورہ کیا۔ یہ دورہ غزہ میں حملوں اور تناؤ کے بیچ ہوا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ یہ فوجی عہدیدار صلح کی کوششوں کے سلسلے میں قطر پہنچے۔ ایجپٹ بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان صلح کی کوششیں کر رہا ہے۔ برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے ایک رپورٹر کو منہ پر مکہ مارنے کی دھمکی دی۔ ان کی یہ دھمکی کیمرے میں قید ہو گئی۔ اس رپورٹر نے ان کے خاندان کے کرپشن کے بارے میں ایک سوال کیا تھا۔ برازیلیا شہر میں ایک چرچ کے دورے کے دوران بولسونارو نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہیں ویڈیو میں ایک اخبار او گلوبو کے رپورٹر کو دھمکی دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات کے اندازوں کے بیچ کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان سے قرض واپس نہیں مانگا۔ اس طرح انہوں نے تعلقات میں پیدا دوریوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ قریشی نے کہا کہ ان کا حالیہ چائنا دورہ کافی ضروری تھا۔ انہوں نے کشمیر کے بارے میں چائنا کی پوزیشن کی تعریف کی۔ قریشی نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر OIC کی قراردادوں اور سعودی عرب میں کوئی الجھن نہیں ہے اور سعودی عرب اور OIC کے نقطۂ نظر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ سعودی عرب کی تیل کمپنی آرامکو نے چائنا کے ساتھ $10 بلین کا ایک پروجیکٹ روک دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پچھلے سال بیجنگ کا دورہ کرتے ہوئے دستخط کیے تھے۔
दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मिडिल ईस्ट में पोम्पियो का तूफानी दौरा शुरू। यरूशलेम में इस्राएली लीडर्स से मुलाकातें। पोम्पियो सूडान, बहरीन और यूएई भी जाएंगे। डील ऑफ द सेंचुरी और इसराइल के साथ ताल्लुकात अहम मौजू। क्राइस्ट चर्च हमलों का मुकदमा शुरू। सरकारी वकील ने कहा हमला आवर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। सऊदी अरब के साथ इख्तिलाफात दूर करने के लिए पाकिस्तान की कोशिश। कुरैशी ने कहा रियाद ने कर्ज वापस नहीं मांगा। गाजा में हमले जारी। इसराइल के फौजी ओहदेदार सुलह की कोशिशों के लिए कतर पहुंचे। फिलिपाइन में बम धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना। मुस्लिम मिलिटेंट्स पर शुबा। न्यूजीलैंड में कोविड लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जैसिंडा आर्डन ने 2020 को बहुत बुरा साल करार दिया। हिंदुस्तान में 61,000 से ज्यादा नए कोविड केस। तेलंगाना में 1800 नए मामले। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तू मैं सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश। राहुल गांधी नाराज लीडर्स पर बरस पड़े। खत की टाइमिंग पर उठाया सवाल। कहा बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं कोविड-19 की खबरें। इंडिया के कोरोना वायरस केसेस 31,50,000 हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 58,000 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 61,408 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 836 मौतें हुई। पूरे मुल्क में 7,11,000 एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। वजारत सेहत ने बताया कि इतवार और पीर के दरमियान 57,500 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 75% से ज्यादा हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60 लाख के करीब कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में पीएम केयर्स फंड की मदद से 500 बिस्तरों वाले 2 कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। बंगाल बीजेपी की चीफ दिलीप घोष आइसोलेशन में चले गए हैं, जिनके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अगले 3 दिनों तक अपनी तमाम मीटिंग्स बर्खास्त कर दी। सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाए गए हैं। कई दिनों से वो चेन्नई के एक हॉस्पिटल में शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त रद्द कर दी जिसमें कोविड-19 मुतासरीन के खानदानों के लिए मुआवजा देने की पॉलिसी बनाने की ख्वाहिश की गई। तेलंगाना में 1800 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,842 केस रिकॉर्ड किए गए। पता चला है कि अब तक के जुमला मरीजों में मर्दों का तनासुब 64% से ज्यादा है। तेलंगाना में डेथ रेट 0.71% है, जो कौमी औसत से काफी कम है।
रिकवरी रेट 77.67% बताया गया। ये भी कौमी औसत से बेहतर है। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई। रियासत में अब तक मरने वालों की सरकारी तादाद 761 बताई गई। हैदराबाद में 373 नए मरीज पाए गए। अब कोविड 19 की इंटरनेशनल सूरत हाल। रशिया की कोविड 19 केसेस 4,700 के इजाफे के साथ 9,60,000 हो गए हैं। रशिया ने मजीद 7 मुल्कों के साथ इस हफ्ते फ्लाइट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 116 नए केस पाए गए। ये 7 हफ्तों की सबसे कम तादाद है। रियासत के दारुल-हुकूमत मेलबर्न में सख्त पाबंदियां हैं और कर्फ्यू लगा हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मौत हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 24,800 केस पाए गए हैं और 500 मौतें हुई हैं। चाइना में 16 नए केस पाए गए जो तमाम बाहर के बताए गए हैं। चाइना के जिनजियांग में वायरस लॉकडाउन के खिलाफ एक ऑनलाइन एहतजाज शुरू किया गया है। जापान के दारुल टोक्यो के कोरोना वायरस केसों में 1.5 महीने की सबसे ज्यादा कमी आई है और पिछले 24 घंटों में 95 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। जापान के वजीर-ए-आज़म शिंजो एबे की सेहत के ताल्लुक से तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट कराए लेकिन उनकी तफसील नहीं बताई गई। फ्रांस ने कहा है कि वो बरतानिया की तरफ से फ्रांस के शहरियों पर लगाई गई पाबंदियों की तरह जवाबी कदम उठाते हुए ब्रिटिश शहरियों पर पाबंदियां लगाएगा और उनके लिए क्वारंटीन के कायदे सख्त करेगा। यूएई में 275 नए केस पाए गए और एक नई मौत हुई। यूएई के ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि अगर सख्त उसूलों पर अमल नहीं किया गया तो कोविड 19 की दूसरी लहर शुरू हो सकती है। न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी है। वजीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डन ने इस फैसले का ऐलान करते हुए 2020 को एक बहुत बुरा साल करार दिया। फ्रांस और इटली में मई के बाद सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। फिनलैंड में अवामी इज्तिमात पर पाबंदियां सख्त कर दी गईं। साउथ कोरिया के दारुल-हुकूमत सोल में पहली मर्तबा इंडोर और आउटडोर पब्लिक प्लेसेस पर मास्क को लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक होटल के नौकरों में कोविड पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रेफ्यूजियों के कैंप्स में हर 5 में से एक शख्स फेफड़ों की बीमारी का शिकार पाया गया। फिलिपाइन में सैकड़ों टीचर्स और स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। मेक्सिको में पिछले 2 महीनों में सबसे कम मौतें रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में 226 लोगों की मौत हुई। अमेरिका की आयोवा रियासत में एक बच्चा कोविड 19 की वजह से फौत हो गया। यह रियासत में इस तरह का पहला मामला है। साउथ कोरिया के केसों में कमी आई है लेकिन मुल्क भर में अब भी चौकसी बरकरार है। बरतानिया के वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह बहुत जरूरी है कि बच्चे स्कूल जाएं। अब कुछ गैर कोविड खबरें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में सोनिया गांधी ने अबूरी सदर की हैसियत से इस्तीफा देने की पेशकश की। इस मीटिंग के दौरान खूब तू मैं हुई। कई लीडर्स के बीच तल्ख तकरार के दरमियान सोनिया गांधी ने पेशकश की। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब कांग्रेस के बाज लीडर्स ने सोनिया गांधी को एक खत लिखते हुए एक फुल टाइम सदर की जरूरत पर जोर दिया जो हमेशा दफ्तरों में दस्तयाब हो और नजर आए। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC से कहा कि वो नए सदर को चुनने का अमल शुरू करे। मीटिंग के दौरान अपने शुरुआती रिमार्क्स में सोनिया गांधी ने फुल टाइम और नजर आने वाले सदर का मुतालबा करने वाले कांग्रेस लीडर्स के मुतालबात के पस मंजर में इस्तीफा देने की पेशकश की और कहा कि उन्होंने AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल को इस मसले पर तफसीली जवाब दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो चाहती हैं कि उन्हें ओहदे से रिलीफ कर दिया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के बाद तकरीर करते हुए उनसे कहा कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें। साबिक वज़ीर दिफा AK एंटनी और कई दूसरे लीडर्स ने भी ऐसा ही मुतालबा किया और खत लिखने वाले बाज़ सीनियर लीडर्स पर तनकीद की। राहुल गांधी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान मुदाखलत करते हुए नाराज लीडर्स पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने इस खत की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो बीजेपी के साथ खुफिया गठजोड़ कर रहे हैं। इस खत पर दस्तखत करने वालों में गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। उन्होंने पेशकश की कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो कांग्रेस में बरकरार रहेंगे। दस्तखत करने वालों में सीनियर लीडर कपिल सिब्बल भी शामिल थे। सीनियर लीडर AK एंटनी ने कहा कि इस खत से ज्यादा उसमें लिखी गई बातें जालिमाना हैं। उन्होंने सोनिया गांधी की कुर्बानियों का जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो पार्टी की सदारत संभाल लें।
اس طرح ورکنگ کمیٹی کی اس میٹنگ میں کانگریس کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ کانگریس لیڈر امبیکا سونی نے ناراض لیڈرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وکیل اور ایکٹیوسٹ پرشانت بھوشن نے اپنے ٹویٹس کے لیے سپریم کورٹ میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کے پختہ عقیدے کا اظہار ہے اور معافی مانگنا ان کے ضمیر کی توہین ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے انہیں عدالت کی توہین کا قصوروار پایا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں پومپیو کا طوفانی دورہ شروع، یروشلم میں اسرائیلی لیڈرز سے ملاقاتیں۔ پومپیو سوڈان، بحرین اور یو اے ای بھی جائیں گے۔ ڈیل آف دی سینچری اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اہم موضوع۔ کرائسٹ چرچ حملوں کا مقدمہ شروع، سرکاری وکیل نے کہا حملہ آور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا چاہتا تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ اختلافات دور کرنے کے لیے پاکستان کی کوشش، قریشی نے کہا ریاض نے قرض واپس نہیں مانگا۔ غزہ میں حملے جاری، اسرائیل کے فوجی عہدیدار صلح کی کوششوں کے لیے قطر پہنچے۔ فلپائن میں بم دھماکے، سیکیورٹی فورسز نشانہ، مسلم ملیٹنٹس پر شبہ۔ نیوزی لینڈ میں کووڈ لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا، جیسنڈا آرڈن نے 2020 کو بہت برا سال قرار دیا۔ ہندوستان میں 61,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، تلنگانہ میں 1800 نئے معاملے۔ سی ڈبلیو سی میٹنگ میں تو میں سونیا گاندھی نے کی استعفے کی پیشکش۔ راہل گاندھی ناراض لیڈرز پر برس پڑے، خط کی ٹائمنگ پر اٹھایا سوال، کہا بی جے پی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔